हाँ, तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम जो पार्ट 5 हैं जीव प्रक्रम, उनके पार्ट 2 का अध्ययन करते हैं। पार्ट फर्स्ट में पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन। अब आगे तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। इसको अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है पीत रस का स्त्रावण करना, जिसमें पीत लवण पाए जाते हैं। पीत रस में ये क्या करते हैं प्रिय मित्रों? ये वसा का पाइशीकरण करते हैं। नेक्स्ट है, एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वास नली जो होती है उस पर क्या होता है प्रिय मित्रों? जब श्वास नली का जो ग्रस भाग है उस पर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है ऊपर वाले भाग पर। तो ये क्या करती है कि आपने देखा होगा जो ग्रसनी है वो क्या है? श्वास नली और भोजन नली, इसका क्रॉस पथ कहलाती है, यानी आहार नाल और श्वास नली है इसका क्रॉस पथ कहलाती है। तो एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य है भोजन जब हम करते हैं तो ये एपिग्लोटिस एक ढक्कननुमा संरचना होती है। ये प्रिय मित्रों क्या करती है? इस श्वास नली को बंद कर देती है, जिससे भोजन के कण हैं वो क्या है कि श्वास नली में नहीं जा पाते। तो एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य इस प्रकार से हो गया, ये भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो नेक्स्ट है, पचित भोजन से पानी व खनिज लवण का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो यह होता है बड़ी आंत्र, या हम कहें इसका नाम होता है वृद्धांत्र में। अचानक किसी क्रिया के होने से मांसपेशियों में क्रैम्प होने का कारण क्या है? तो क्रैम्प का मतलब होता है बाइटा, हम कहते हैं बाइटा आ गया। तो इसका मतलब है मांसपेशियों में लैक्टिक जो अम्ल है इसका जमाव होने से। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, हमारी मांसपेशियों में क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिससे मांसपेशियों में क्रैम्प यानी क्या होते हैं कि मांसपेशियों में दर्द होता है। दृघ रोम क्या है? नाम ही बताता है रोम। दृघ यानी छोटी आंत में क्षुदांतर में अंगुली नुमा, अंगुली के सदृश्य रोम पाए जाते हैं, जिन्हें दृघ रोम कहते हैं। इनका मुख्य कार्य यह होता है प्रिय मित्रों, क्योंकि छोटी आंत सुदांतर में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है और यहीं से ही पचित भोजन रक्त में अवशोषित होता है। और इन रक्त में भोजन को अवशोषित करने के लिए वहां पर दृघ रोम होते हैं, जिससे पचित भोजन है वो रक्त में ज्यादा से ज्यादा अवशोषित हो सके। तो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? पचित भोजन को रक्त में अवशोषित करने के लिए उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक मात्रा में पचित भोजन रक्त में अवशोषित हो सके। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, विभिन्न स्तरों पर भोजन पचित रस अपशिष्ट की गतियों को नियंत्रित करने वाली पेशियों को क्या कहते हैं? तो यहां पर यह कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। पादप में रंध्र के क्या कार्य हैं? तो प्रिय मित्रों, जो पादप में सबसे पहले तो हम कहेंगे कि रंध्र मानते हैं क्या होते हैं। द्विबीजपत्री पादप आपने देखा होगा। ऐसा पादप जब आप कभी देखते हैं खेतों में या आसपास, कभी पादप का बीज उगता है उसमें दो बीज पत्र निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा गुआर का पौधा होता है, मूंग का पौधा होता है, वो द्विबीजपत्री पादप है। और एक बीजपत्री पादप आपने बाजरे का पौधा देखा होगा, जब बीज उगता है तो केवल एक ही बीज पत्र निकलता है, वो एक बीजपत्री पादप है। तो द्विबीजपत्री पादप के पत्तियों के निचले अधिचरम में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। यह आप समझ गए होंगे। रंध्र का काम क्या है प्रिय मित्रों? रंध्र का एक काम है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। दूसरा काम होता है गैसों का विनिमय करना, विनिमय करना। देखो एक शब्द आता है बार बार, यानी विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है? यह आपके सामाजिक में भी होता है। विनिमय का मतलब होता है कि ए है और ये बी है, ए इसको देगा और बी इसको देगा। अब डिफेंड करता है ये क्या देगा। मान लीजिए ए ने यहां पर इसको बी को थप्पड़ मारी, बी ने ए को थप्पड़ मारी, तो यह कहलाता थप्पड़ का विनिमय। जैसे बैंक क्या करता है, बैंक में आप पैसे देते हैं और बैंक आपको पैसा देता है, तो वो कहलाता है मुद्रा का विनिमय। इसी प्रकार गैसों का विनिमय क्या होगा प्रिय मित्रों? जैसे हम क्या करते हैं, हमारे फेफड़े वायुमंडल को CO2 देते हैं और वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, उसे कहते हैं गैसों का विनिमय। तो अब आप समझ गए होंगे, जब दो पदार्थों के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें गैसों का विनिमय कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
चित्र आपको समझाना है। तो प्रिय मित्रों, यह ध्यान रखें कि जब रंध्र में मेंतया होती है द्वार कोशिका सहायक कोशिका के द्वारा घिरी हुई रहती है। जब द्वार कोशिका में जल प्रवेश करता है तो द्वार कोशिका में स्फीति आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है प्रिय मित्रों, रंध्र खुल जाते हैं और द्वार कोशिका से जब जल सहायक कोशिका में प्रवेश करता है तो रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कृत्रिम अपोहन को समझाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार। कृत्रिम अपोहन को समझाना है। अपोहन का मतलब क्या होता है प्रिय मित्रों, इसका मतलब ही होता है वृक्क। वृक्किक होता है, यानी इसको किडनी कहते हैं। किडनी, कई बार क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है, वृक्क का काम होता है हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, इनको हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह उत्सर्जन कहलाता है, यानी हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और यह कार्य कौन करता है, वृक्क करता है, किडनी करता है। तो और वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन इसको कहते हैं। अब प्रिय मित्रों, यहां पर संबंध है कृत्रिम अपोहन। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी कारणवश किसी व्यक्ति की किडनियां काम करना बंद कर देती है, जिससे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं, कृत्रिम वृक्क का उपयोग करते हैं। कृत्रिम क्या करते हैं, वृक्क लगाते हैं, यानी किडनी लगाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी कृत्रिम वृक्क के द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना कृत्रिम अपोहन कहलाता है। इसका डायग्राम और चित्र की सहायता से आपको समझाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पत्ती के प्रण का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको इसका डिस्क्रिप्टिव और आसानी से समझना है, वीडियो विजुलाइज करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 10th में प्लेलिस्ट में जाने पे लास्ट वाले ऑप्शन पे आप एक क्लास 10th लिखा हुआ मिलेगा। उनमें तमाम पार्ट के आपको जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियो मिलेंगे, उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आहार नाल में भोजन का पूर्णतः पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? तो प्रिय मित्रों, छोटी आंत्र में या सुदांत्र में होता है। फिर है प्रिय मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, शरीर में सर्वप्रथम भोजन के किस गठन का पाचन होता है? तो शरीर में आहार नाल की शुरुआत होती है मुख गुहा से। कहां से होती है? मुख गुहा से। यहीं पर भोजन का क्या होता है, पाचन शुरू होता है। और सर्वप्रथम यदि पाचन पूछे किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। और इसको पाचन करने वाला एंजाइम होता है प्रिय मित्रों, लार में पाया जाने वाला टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है, जिसे कहते हैं एमिलेज भी कहते हैं। प्रिय मित्रों, टाइलिन एंजाइम काम क्या करता है? तो ये क्या करता है, स्टार्च जो होता है इसको माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को टॉर्च लिख गया, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, टाइलिन एंजाइम। तो यहां पर हम यह कह सकते हैं STM। थोड़ा सा ये शॉर्ट में आप ध्यान रखना, STM, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन एंजाइम। नेक्स्ट चलते हैं प्रिय मित्रों। प्रोटीन व वसा के पाचन एंजाइम का नाम बताइए। बिल्कुल सरल है, तो चलिए इसको समझते हैं। प्रोटीन में पहला अक्षर प है और दूसरा अक्षर ट है, तो इसी से मतलब एंजाइम नाम आ जाएंगे। प का मतलब हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम। यह पेप्सिन एंजाइम क्या करता है प्रिय मित्रों, जो हमारी आमाशय होता है उसमें प्रोटीन को आंशिक पाचन करता है, अर्थात पेप्टोन्स में बदलता है। किस में बदलता है? पेप्टोन्स में बदलता है। इसी प्रकार बाद में यह आंशिक पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है, यानी सुदांत्र में जाता है। तो वहां एक एंजाइम और होते हैं जिनका नाम होता है प्रिय मित्रों ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है, जो आंशिक पचा हुआ प्रोटीन है, पेप्टोन्स है, उसको एमिनो अम्ल में बदलता है। एमिनो अम्ल में बदलता है। तो यह ध्यान रखना, प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम दो हैं। एक तो पैक का मतलब हो गया पेप्सिन, टैग का मतलब हो गया ट्रिप्सिन। तो मैं उम्मीद करता हूं इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए
अब नेक्स्ट लेते हैं प्रिय मित्रों वसा का पाचन। तो प्रिय मित्रों वसा का पाचन है वो कौन करता है? वसा का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम करता है। और वसा का पाचन जब होता है अंतिम उत्पाद क्या बनता है? वसा अम्ल बनता है प्लस क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल बनता है, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है। और जब वसा का पाचन होता है तो वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल बनता है। प्रोटीन का पाचन होता है अंतिम उत्पाद एमिनो अम्ल बनता है। नेक्स्ट है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो प्रिय मित्रों लार क्या करता है? भोजन को लसलसा बनाता है और लसलसा बनाता है तथा इसमें पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम है वो क्या करता है? स्टार्च को किस में बदलता है प्रिय मित्रों? माल्टोज में बदलता है। यह भी आप नोटबुक में लिख लें। टाइलिन जो एंजाइम है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है सुमलित करना है। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है अंतिम उत्पाद ग्लूकोज बनता है। प्रोटीन का पाचन होता है अंतिम उत्पाद एमिनो अम्ल बनता है। वसा का पाचन होता है अंतिम उत्पाद वसा व ग्लिसरॉल बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप में जितने भी आपको प्रश्न है वो आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रिय मित्रों आसानी से क्लास 10th में आप इनको देख सकते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे आपको आसानी से समस्या का समाधान हो सके। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए और मानव हृदय में ऑक्सीजनित व विऑक्सीजनित रुधिर का पृथक्करण कैसे हो पाता है? ध्वनि व शिरा में आपको दो अंतर लिखने हैं। नेक्स्ट प्रकार का प्रश्न है मानव में दोहरे रक्त परिसंचरण का नामांकित चित्र बनाइए। स्तनधारियों में दोहरे रक्त परिसंचरण की आवश्यकता क्यों होती है? रुधिर प्लेट्स का क्या कार्य है? तो इसका मतलब तो होता है रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। यह अथवा में प्रश्न आएगा प्रिय मित्रों, इन दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा और फिर अदर हैं वो शायद इस बार उत्सर्जन तंत्र से इनमें अथवा में प्रश्न आ जाए। चलिए नेक्स्ट प्रकार के टाइप के प्रश्न देखते हैं। वृक्काणु की संरचना का नामांकित चित्र बताइए। प्रिय मित्रों यहां थोड़ा ध्यान रखना, वृक्कक जो होता है उसे किडनी कहते हैं। वृक्काणु का मतलब होता है नेफ्रॉन। इसका चित्र बनाना है। इस बार यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाना है कि किस प्रकार से मूत्र की क्रियाविधि होती है, मूत्र का निर्माण होता है। मानव में उत्सर्जन के सहायक शरीर के अंगों के दो अंगों के नाम लिखना है। तो पहला अंग हो गया फेफड़ा और दूसरा अंग हो गया हमारी त्वचा, क्योंकि ये पसीने के रूप में क्या है? पदार्थ को स्त्रावित करती है। फिर है प्रिय मित्रों नेक्स्ट है हरे पादप में हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरण लिखने हैं। 3 आपको चरण लिखने हैं इनके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन में ग्लूकोज के विघटन के विभिन्न पथों को समझाना है कि ग्लूकोज का विघटन कैसे होता है। जो ग्लूकोज होता है प्रिय मित्रों पहले ये कोशिका द्रव्य में जाएगा और कोशिका द्रव्य में किस में बनेगा? पाइरूवेट में और पाइरूवेट के 2 मोल बनते हैं। अब ये डिपेंड करता है प्रिय मित्रों, यदि ये पाइरूवेट हमारे पास में है इनका वायुवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन मिलती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाते हैं, CO2 H2O प्लस ऊर्जा देते हैं और 38 ATP देते हैं। यदि इनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्लूकोज क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया से CO2 व एथेनॉल देते हैं। यानी इनके विभिन्न पथों को आपको समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिय मित्रों उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और इसमें काम आने वाला तंत्र उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। तो प्रिय मित्रों यहां आपको इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस ये 12th बेस की स्ट्रक्चर है, यही ध्यान रखना है। देखिए यूरिया का सूत्र ये होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, तो ये एक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पादप में किन्हीं 2 अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो प्रिय मित्रों पादप में अपशिष्ट पदार्थ एक गोंद होता है, एक रेजिन होता है,
एक हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में O2 बनती है यह भी अपशिष्ट होती है। यह प्रश्न इस बार परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सोल्व करके जाएं। नेक्स्ट है वायुवीय व अवायुवीय श्वसन में अंतर बताइए। यह प्रश्न आप बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट में है। जाइलम व फ्लोएम में पादपों के सहवन में क्या अंतर होता है? जाइलम में देखिए जय आता है, तो प्रिय मित्रों जय का मतलब होता है जल का परिवहन। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। और हमेशा जड़ों से, जैसे ये पादप हैं या जड़ें हैं, जल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो हम कहेंगे जाइलम जल का परिवहन करता है। दूसरा, जाइलम में जल का परिवहन एक दिशीय होता है, अर्थात ऊपरी मुखी होता है। फ्लोएम का मतलब, एफ का मतलब होता है प्रिय मित्रों फूड, तो फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। पत्तियों से भोजन बनेगा और यह विभिन्न भागों तक रूपांतरित होगा, तो खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है वो विभिन्न दिशाओं में होता है, अर्थात बहुदिशीय होता है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण और विनाश कहाँ होता है? तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखें कि लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है। इनका विनाश कहाँ होता है? इसका विनाश होता है प्लीहा में, यह ध्यान रखें। और श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है? तो प्रिय मित्रों ये क्या करते हैं? प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, नंबर एक बात। और हमारे शरीर में आए हुए रोगाणुओं को मारने का कार्य करते हैं, WBC। नेक्स्ट है मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? यानी मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां होती है जो अंतःस्रावी व बही, ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। उदाहरण क्या है इसका? अग्नाशय। और प्रिय मित्रों आप जानते होंगे एक का मतलब एक वर्ड लेना है, इंसुलिन। अग्नाशय किसका स्त्रावण करता है? इंसुलिन का स्त्रावण करता है। यानी अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिका अग्नाशय के लेंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका इंसुलिन का स्त्रावण करती है। और यह इंसुलिन करता क्या है प्रिय मित्रों? हमारे रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे रक्त में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज अधिक मात्रा में हो जाएगा। इस बीमारी को कहा जाता है प्रिय मित्रों मधुमेह बीमारी, यानी डायबिटीज, जिसे हम सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं। तो ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन एक क्या करेगा? हमारे शरीर में जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाएगा तो ये इंसुलिन काम क्या करेगा? ये इंसुलिन इसको बदलेगा ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन हमारे यकृत में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। तो ध्यान रखें यकृत का यह भी कार्य ध्यान रखें, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना होता है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न के अंदर देखिए मिश्रित ग्रंथि का कार्य आप समझ गए, इंसुलिन का स्त्रावण करना। श्वसन में विसरण की क्या भूमिका होती है? और मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव श्वसन तंत्र में गैसों के विनिमय को समझाइए। तो यह थोड़ा सा का प्रश्न अच्छे से देखना। और डिस्क्रिप्टिव में मैंने पहले ही कहा है, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो में जाकर आप इनको डिस्क्रिप्टिव देख